नमस्ते, जय श्री राम। आप सभी का राजकुमार स्वराण ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। हम सब पढ़ रहे हैं आरएस स्कूल व्याख्याता शिक्षक ग्रेड सेकंड व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था, साथ में राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था, और विशेष नज़र हमारी रहेगी वो करंट अफेयर्स पे रहेगी, जो साप्ताहिक और मासिक रहेगा। अभी ये ऑनलाइन क्लास है वो चल रही है, बाद में ऑफलाइन भी किस दिन प्रारंभ करेंगे। और एक जैसा कि आप सबको विदित है, अभी आरएस परीक्षा एग्जाम आयोजित हुई है। एक जो बुक की तस्वीर आपके सामने है, समसामयिक वार्षिकांक करंट जीके 2021, एक इतिहास रच दिया है इस बुक ने, क्योंकि 22 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के इस पुस्तक से पूछे गए हैं, अकेली इस पुस्तक से। तो हम सब के लिए गर्व की बात है कि एक ही बुक से इतने सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो मिले हैं, आरपीएससी ने पूछे हैं, और लाइन टू लाइन ये क्वेश्चन आए हैं। और इसके लिए हम सब क्वेश्चनों की विश्लेषण कर चुके। वो हमारा दूसरा जो चैनल है दिव्य दृष्टि, उसके ऊपर दिव्य दृष्टि करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर वो बात आई भी थी। तो एक मैं सूचना देना चाहूँगा इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले, जो विद्यार्थी आगामी स्कूल लेक्चरर के लिए है और ग्राम सेवक के लिए है, और राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति भी कल दिनांक 29 तारीख को आ चुकी है, 29 अक्टूबर को। तो वो विद्यार्थी जरूर इस पुस्तक को पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि एक बहुत शानदार मैटर, एक गोल्डन कलेक्शन आप कह सकते हो, इस पुस्तक में रखा गया है। तो जो विद्यार्थी शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, हालांकि ग्रेड सेकंड में केवल और केवल राजस्थान का पार्ट है वो पढ़ना है, बाकी ग्रेड फर्स्ट के लिए पूरा की पूरी पुस्तक उपयोगी है, ग्राम सेवक के लिए पूरे की पूरी पुस्तक उपयोगी है, और राजस्थान पुलिस के लिए पूरी संपूर्ण पुस्तक है ये उपयोगी है। तो जो विद्यार्थी इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। आज हमारी फिर चर्चा रहेगी भारतीय संविधान पर, और भारतीय संविधान का कौन सा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा संघ की कार्यपालिका। क्योंकि पिछली कक्षा में हमने केवल बेसिक चीज़ों पे चर्चा की थी, क्या कार्यपालिका होती है, क्या व्यवस्थापिका होती है, क्या न्यायपालिका होती है। तो आप पूर्व की कक्षा एक बार किसी दिन वीडियो सुन लेना, जो विद्यार्थी साइंस के हैं। बाकी के जो आर्ट साइड से हैं तो उनको जरूरत नहीं है दोबारा उस वीडियो को सुनने की। चलो कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य चरणों में कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति प्रदान करना, इतना विवेक प्रदान करना कि हम इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें, और आरपीएससी दो क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित पूछे तो उसका हम जवाब देने के लिए तैयार रहे। आइए शुरुआत करते हैं इस कक्षा को। संघ की कार्यपालिका, बहुत सिंपल सी बात आप समझना कि सरकार का वह अंग जो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करता है, शासन करता है, क्या कहलाता है, कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, इसके संवैधानिक प्रावधानों की बात करें, एक आउटलाइन मैंने आपको बताई थी कि हमारे संविधान का जो भाग 5 है, संविधान का भाग 5, और संविधान का भाग 5 है एक विस्तृत भाग है संविधान का, जो संविधान के अनुच्छेद 52 से और 151 तक दिया हुआ है। तो उसमें संघ सरकार का उल्लेख है, यूनियन का उल्लेख है। तो और संघ की कार्यपालिका का इन्हीं अनुच्छेदों की बात करें तो थोड़ा अनुच्छेद डिवाइड करना आप। संविधान का अनुच्छेद 52 से लेकर, संविधान का अनुच्छेद 52 से और 78 तक जो प्रावधान दे रखे हैं हमारे संविधान में, वो संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 52 से 78 ये ध्यान में रखना। एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल हैं। तो संघ की कार्यपालिका में भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। तो ये प्रावधान आप ध्यान में रखना। भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत की मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, ये सारे के सारे सम्मिलित हैं वो किस में, वो कार्यपालिका में। एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। अब प्रधानमंत्री की बात आए तो प्रधानमंत्री इसी मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, संविधान का अनुच्छेद 74 ये प्रावधान करता है। और भारत का महान्यायवादी, इनके जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम की तैयारी करते हैं वो भी ध्यान में रखना। राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति द वाइस प्रेसिडेंट, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
और भारत का महान्यायवादी तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये पदाधिकारी हैं वो संघ की कार्यपालिका में शामिल हैं। सबकी विस्तृत चर्चा करेंगे। ये अनुच्छेद तो आप अनुच्छेद 52 से 78 हैं, इसमें कोई भी अनुच्छेद मत छोड़ देना। आरपीएससी निश्चित रूप से इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछती है। आपके टेस्ट पर ये सारी बातें होनी चाहिए। 52 से 78 तक क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 74 से संबंधित है और महान्यायवादी है अनुच्छेद 76 से संबंधित है। तो ये आउटलाइन आप ध्यान में रखें। ये सारे के सारे दिए गए हैं संघ की कार्यपालिका में। आगे चर्चा करते हैं हम। देखो, जहां कार्यपालिका की बात आए, मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है। जहां संसदात्मक शासन प्रणाली होती है, कार्यपालिका दो तरह की होती है। दो तरह की कौन कौन सी? ये कार्यपालिका भी दो तरह की है। क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो ये कार्यपालिका जहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली होगी, कार्यपालिका दो तरह की होगी, दोहरी होगी, दोहरी कार्यपालिका, एक नाममात्र की, दूसरा वास्तविक। ये केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में होता है। जैसे अमेरिका की बात करें, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, तो वहाँ का जो राष्ट्रपति है वही वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। भारत की बात करें, भारत में कार्यपालिका शक्ति नाममात्र की कार्यपालिका शक्ति किस में नहीं था? केवल राष्ट्रपति में। और इस कार्यपालिका का वास्तविक प्रयोग है वो कौन करता है? तो वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद करती है। तो एक सिंपल बात ध्यान में रखना कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका दो तरह की है, दोहरी कार्यपालिका, एक नाममात्र, दूसरी वास्तविक। नाममात्र की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? कौन इसका उदाहरण है? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप ध्यान में रखें, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, नाममात्र का और वास्तविक। एक क्वेश्चन और आ जाता है इससे जुड़ा हुआ, आरपीएससी पूछ चुकी है कि भारत में विधितः प्रमुख कौन है और भारत में तथ्यतः प्रमुख कौन है। विधितः की बात की जाए यानी डी जूरे की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रपति है वो विधितः प्रमुख है, विधितः प्रमुख। ये क्वेश्चन आरपीएससी का पूछा हुआ है एग्जाम में। और तथ्यतः की यदि बात की जाए, तथ्यतः प्रमुख कौन है यानी वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर कौन रहा है? तो वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री तथ्यतः प्रमुख हो गया, राष्ट्रपति विधितः प्रमुख हो गया। अंग्रेजी की बात करें तो ये इसको आप डी जूरे कह सकते हो, डी जूरे यानी कानूनी रूप से, और तथ्यतः यानी इसको आप डी फैक्टो कह सकते हो, तथ्यतः डी फैक्टो। एक क्वेश्चन और आता है सिंपल सा, राष्ट्रपति है, ये देश का हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट, जबकि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री देश का हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो ये प्रश्न भी आप ध्यान में रखना कि देश का शासनाध्यक्ष, गवर्नमेंट का मतलब शासनाध्यक्ष, देश का शासनाध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। देश का राज्याध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। ये एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। और जहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ पर जिस देश का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वही व्यक्ति हेड ऑफ स्टेट भी होता है, तो वहाँ फर्क नहीं होता अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, जबकि संसदात्मक शासन प्रणाली में ये अंतर होता है। तो साइंस के स्टूडेंट हैं, इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना, क्योंकि यहाँ से आरपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, वो आगे भी पूछ सकती है। संघ की कार्यपालिका की बात करें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका व दो तरह की है, दोहरी कार्यपालिका, एक नाममात्र की, दूसरी वास्तविक। नाममात्र का उदाहरण राष्ट्रपति है, वास्तविक का उदाहरण प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति देश का विधितः प्रमुख है यानी डी जूरे कानूनी रूप से, और देश का जो तथ्यतः प्रमुख है वो कौन है? वो प्रधानमंत्री। दो सिंपल से क्वेश्चन और हैं, देश का हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रधानमंत्री है, और देश का हेड ऑफ स्टेट है वो देश का राष्ट्रपति है। तो ये तीन सिंपल से क्वेश्चन थे कार्यपालिका की। ये आउटलाइन जरूर ध्यान में रखें। संविधान का अनुच्छेद 52 से लेकर और 78 तक जो प्रावधान है वो किसके बारे में है? वो संघ की कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति, क्योंकि अनुच्छेद 52 से और 78 तक जो कार्यपालिका दी गई है, तो सर्वप्रथम जो अनुच्छेद है 52 वो किससे जुड़ा हुआ है? वो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। दो तीन बातें और ध्यान में रखना राष्ट्रपति का। भारत का राष्ट्रपति वो गणतंत्र का प्रतीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में प्रथम प्रश्न पत्र में पूछा हुआ है कि भारत एक गणराज्य है,
क्यों है गणराज्य? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। जिस देश का राष्ट्रपति है या जिस देश का आप राज्याध्यक्ष कहो या राष्ट्राध्यक्ष कहो, वो वंशानुगत न होकर यदि निर्वाचित है तो वो देश क्या होता है? गणतंत्र होता है। हमने राष्ट्रपति का पद कहीं से नहीं लिया है, हमने गणतंत्र की व्यवस्था ली है। तो गणतंत्र की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली है? फ्रांस से। तो भारत में गणतंत्र का प्रतीक कौन है? भारत का राष्ट्रपति। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी ध्यान में रखना कि भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। कौन निर्वाचित करेगा, कैसे होगा, उसकी चर्चा आगे हम करेंगे। अगला 2 ये अनुच्छेद है, सिंपल सा ये ध्यान में रखना। 2 सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अनुच्छेद 52 52 बहुत आसान सा अनुच्छेद है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 52 में आप ये कह सकते हो भारत का राष्ट्रपति, इतना सा प्रावधान है, भारत का राष्ट्रपति। तो इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। और अनुच्छेद 53 पे भी एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, संघ की कार्यपालिका। अनुच्छेद 53 कहता है वो संघ की कार्यपालिका की बात करता है, संघ की कार्यपालिका। अनुच्छेद 52 है वो बात करता है भारत का राष्ट्रपति। अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, वो भी समझना आप। अनुच्छेद 52 इतनी सी बात करता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इससे हम ये जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि संविधान में राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति का पद, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? वो है संविधान के अनुच्छेद 52 में। इतनी सी बात ध्यान में रखना। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना आरपीएससी, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 52 करता है। फिर क्यों होगा राष्ट्रपति, क्या भूमिका है राष्ट्रपति की? तो आप ये ध्यान में रखें, राष्ट्रपति को सरकार के दोनों अंगों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, कार्यपालिका में भी और व्यवस्थापिका में भी। पहले व्यवस्थापिका की बात करते हैं। व्यवस्थापिका के केवल एक अनुच्छेद की बात करूँ यहाँ पर, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 संघ की व्यवस्थापिका। संघ की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। पीएसआई के एग्जाम में आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, संसद का गठन कौन से अनुच्छेद में? 79 में। अब गठन करोगे तो राष्ट्रपति उसमें क्या है? शामिल है। अब अनुच्छेद 79 कहता क्या है? आर्टिकल 79 में क्या दिया हुआ है कि भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदन से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा व लोकसभा होंगे। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। तो संसद है वो किसको इंगित करती है? व्यवस्थापिका को। यहाँ आपने देखा कि राष्ट्रपति को हम यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्यपालिका के बारे में। तो यहाँ राष्ट्रपति को कार्यपालिका में भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जबकि व्यवस्थापिका का भी अभिन्न अंग राष्ट्रपति को बनाया गया है। तो ये ध्यान में रखना कि राष्ट्रपति है ना, सरकार की दो अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, दोनों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और दोनों से संबंधित बहुत सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। अब अगले की बात करें, जो जिस कार्यपालिका की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो यहाँ बात तो आ गई संघ की कार्यपालिका। अब थोड़ा और इसकी व्याख्या करें इस क्वेश्चन की कि संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित, यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है? वो राष्ट्रपति में निहित है। आगे और इस अनुच्छेद के बारे में बताया गया, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। यानी जो कार्यपालिका शक्ति संवैधानिक, यहाँ तक यदि इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं तो ये लगता है कि सब कुछ है ना किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। अब फिर ये बात मैंने पहले ही बता दी है कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग खुद नहीं करता है, क्योंकि ये अनुच्छेद 53 ये बात करता है जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। यानी संविधान अनुमति देता है कि राष्ट्रपति खुद भी कर सकता है या उसके अधीनस्थ भी इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो जहाँ वास्तविकता की बात है, यानी डी फैक्टो की बात है, तो वास्तविक अर्थों में इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद करती है। लेकिन संविधान ने यह शक्ति किसको सौंपी? ये संविधान ने यह शक्ति किसको सौंपी? राष्ट्रपति को। अब एक अनुच्छेद और यहाँ पर शामिल करना, आप अनुच्छेद 53 पढ़ रहे हो तो संविधान का अनुच्छेद 74 भी आपके दिमाग में होना चाहिए। 74 किसका प्रावधान करता है? मंत्रिपरिषद का, कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और मंत्रणा प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है, अनुच्छेद 74 ये बात कहना चाहता है कि राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त है, कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और मंत्रणा, यानी जो कार्य करेगा उसमें सहायता और उसको सलाह देने के लिए किसका प्रावधान है? मंत्रिपरिषद का। तो मंत्रिपरिषद का क्या काम बताएगा संविधान में? राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और मंत्रणा प्रदान करेगी। जबकि ये बात है कि संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति की शक्ति का व्यवहारिक अर्थ में प्रयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है। और उसी मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 53 के साथ अनुच्छेद 74 की बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, नहीं तो आप ये सोचोगे कि संविधान ने सब कुछ सौंप किसको रखा? राष्ट्रपति को। सब कुछ सौंपते हुए अनुच्छेद 74 की प्रावधान कर दिया। अब राष्ट्रपति खुद तो कोई कार्य करता है नहीं, वो किसके परामर्श से करता है? मंत्रिपरिषद के। अब एक संविधान संशोधन भी आप ध्यान में रखना, संविधान 42वां संविधान संशोधन जो आपातकाल के दौरान किया गया संविधान संशोधन है, 1976 की बात है। उसमें संविधान के अनुच्छेद 74 में एक प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की प्रत्येक सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 74 है वो राष्ट्रपति की शक्तियों, जो 42वां संविधान संशोधन है वो राष्ट्रपति की शक्तियों में कमी कर देता है कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की प्रत्येक सलाह के अनुसार कार्य करेगा। जो भी सलाह देती है मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को क्या करनी होगी? माननी पड़ेगी। इसका मतलब राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या आई है? और कमी आ गई है। लेकिन फिर बाद में 44वां संविधान संशोधन किया गया, वहाँ राष्ट्रपति को थोड़ी सी शक्ति है वो दी गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई ऐसी प्रत्येक सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये जो संविधान संशोधन किया, तो जो भी सलाह देती है मंत्रिपरिषद, तो राष्ट्रपति एक बार के लिए कह सकता है कि आप जो सलाह दे रहे हो एक बार इस पर आप क्या करो? पुनर्विचार करो। तो एक बार पुनर्विचार के लिए जो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त हुई है वो कौन से संविधान संशोधन से? वो 44 में से। तो मेरी यही सलाह रहेगी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप 42वां संविधान संशोधन, आप 44वां संविधान संशोधन किससे जुड़े हुए हैं? अनुच्छेद 74 से। आप जरूर उनके बारे में ध्यान में रखें। तो ये तीनों चारों अनुच्छेद पढ़ोगे तब आपके समझ में आ जाएगी ये बात कि संविधान ने ये शक्ति किसको प्रदान की है, जबकि शक्ति का प्रयोग कौन करता है। भारत में दो तरह की जो दोहरी कार्यपालिका है, दो तरह की कार्यपालिका क्यों है? क्योंकि हमने संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। तो इन सब बातों पर आप जरूर गौर करें। चलो बढ़ते हैं आगे। एक बात और ध्यान में रखना है, यहाँ पर अनुच्छेद 53 है, एक बात और कहता है। एक छोटे एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, यानी जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन होगा? तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है वो कौन है? वो राष्ट्रपति है। यानी जो सुप्रीम कमांडर है देश का वो कौन? वो राष्ट्रपति। तो भारत राज्य क्षेत्र के जितने भी सशस्त्र बल हैं उनको सर्वोच्च समादेश देने का अधिकार रखता है वो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 70 संविधान का अनुच्छेद 53 है। तो मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगा, यहाँ आप कॉपी पेन तो उम्मीद करता हूँ आपके पास होगा, नहीं है तो आज से आप कॉपी पेन लेकर बैठें। आप यहाँ 2-3 क्वेश्चन लिखें आप, ताकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में ये सेट हो जाएं। चलो लिखे, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप ये इसको ऑफलाइन क्लास की तरह ही लेना है, इसको क्वेश्चन लिखना। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और आगे से हमारा इस प्रकार से ही चलेगा। ये क्वेश्चन है, प्रथम प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि संघ की कार्यपालिका में कौन सम्मिलित हैं? संघ की कार्यपालिका में कौन सम्मिलित हैं? तो आंसर आपको मिल ही गया। कार्यपालिका में जो भी शामिल हैं आप लिख देना इसके। मैं केवल क्वेश्चन लिखाऊंगा आपको, संघ की कार्यपालिका में कौन सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 5 किन अनुच्छेदों में है? संविधान का भाग 5 किन अनुच्छेदों में है? तो भाग 5 की बात है, मैंने बताया था संविधान का अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है वो संविधान का भाग 5 है। तीसरा क्वेश्चन लिखना, भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि? भारत एक गणराज्य है क्योंकि? तो इसका आंसर भी आप खुद लिखना, मैंने बता दिया इसका। अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका होती है। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका होती है। इसमें आपको 2 तरह के ऑप्शन मिल सकते हैं। एक तो ऑप्शन इस प्रकार का आ सकता है, इकाई कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका, तिहरी कार्यपालिका। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा दोहरी कार्यपालिका। एक आपको और वो दूसरे तरह की दे सकता है, नाम मात्र की, वास्तविक, केवल नाम मात्र की, न केवल नाम मात्र की बल्कि वास्तविक। तो वो कैसे भी करके पूछ सकता है। तो आप वो दूसरी बात भी लिख लेना,
क्वेश्चन लिखा आपने संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका होती है, तो दो आंसर लिखना इसका, एक तो दोहरी कार्यपालिका और उसी के नीचे लिखना आप दोहरी कार्यपालिका कौन सी, नाम मात्र व वास्तविक, नाम मात्र व वास्तविक। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, ये दोनों ही बात इसकी क्या है, सही है। दोहरी कार्यपालिका की भी सही है और दोहरी कार्यपालिका की पूछे तो किस प्रकार की दोहरी, तो नाम मात्र व वास्तविक, तो ये आंसर भी इसका लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक अध्यक्ष, भारत में संवैधानिक अध्यक्ष या उबली करके कर लेना विधितः प्रमुख, भारत में संवैधानिक अध्यक्ष या उबली करके कर लेना विधितः प्रमुख कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में संवैधानिक अध्यक्ष ओब्लिक विधितः प्रमुख कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। और लास्ट में एक क्वेश्चन और लिखना, भारत में तथ्यतः प्रमुख कौन है, तथ्यतः प्रमुख यानी डी फैक्टो, तथ्यतः प्रमुख डी फैक्टो, तो तथ्यतः प्रमुख कौन है, भारत का प्रधानमंत्री। तो ये 3 क्वेश्चन थे, इससे पहले सिंपल से ये ध्यान में रखना आप। 2 क्वेश्चन इससे जुड़े हुए बनते हैं, अनुच्छेद 52 से और 53 से, तो ये क्वेश्चन भी लिख लेना आप। संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, तो कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है, समझ गए होंगे आप, कौन सा अनुच्छेद कहता है पद के लिए, अनुच्छेद 52 कहता है। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, या किसमें निहित है, ऐसे लिख लेना, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के आगे ब्रैकेट में आप अनुच्छेद भी लिख देना, टिका देना, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 ये बात कहता है। तो 2 अनुच्छेद उम्मीद करता हूँ याद हो गए होंगे आपके, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53। और अनुच्छेद 53 की एक बात और लिख लेना कि तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो तीनों सेनाओं को जो सर्वोच्च समादेश देने का अधिकार रखता है वो कौन रखता है, अपने देश का राष्ट्रपति रखता है, ये ध्यान में रखना। चाहो तो इसकी बात और भी लिख लेना आप, संघ के रक्षा बलों का, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश यानी सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज या संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना, ये तो सिंपल सी बात है, और भी पूछ लेते हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। छोटे लेवल की कोई एग्जाम है तो आप ध्यान में रखना, पिछले दिनों सितंबर माह में है ना, देश का नया एयर मार्शल है वो नियुक्त किया गया है, वायुसेना अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है, तो उसका नाम ध्यान में रखना आप। BR चौधरी हैं, देश के वायुसेना अध्यक्ष हैं, BR चौधरी वायुसेना अध्यक्ष, ध्यान में रख लेना। वैसे इससे जुड़ी हुई बात है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च समादेश है वो किस में निहित है, राष्ट्रपति में। चलो उम्मीद करता हूँ ये अनुच्छेद समझ में आएंगे, आगे बढ़ते हैं। अब भारत में राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन, निर्वाचन कैसे होता है, कौन निर्वाचन में भाग लेते हैं। अभी ये पटवार की एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आ गया था अभी राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर, तो बहुत सिंपल सी बात आप ध्यान में रखना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात आए तो आपको 3-4 तो अनुच्छेद ध्यान में रहने चाहिए, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कार्य कौन संपन्न करवाता है, निर्वाचन को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाए तो विवादों की सुनवाई कौन करता है, निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से किया जाता है। और एक करंट का क्वेश्चन भी ध्यान में रखना कि आगामी राष्ट्रपति का चुनाव है वो कौन से वर्ष प्रस्तावित है, तो वर्ष 2022 में प्रस्तावित है। वो माह भी पूछ सकता है आपसे कौन से महीने में प्रस्तावित है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो भारत में राष्ट्रपति का आगामी चुनाव होगा, वो कब होगा, वो जुलाई 2022 में होगा। तो आगामी कोई एग्जाम होगी तो जरूर ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 5 वर्ष का कार्यकाल है। वर्तमान राष्ट्रपति महोदय हैं, इनका 24 जुलाई 2022 को 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और नया राष्ट्रपति जो आएगा देश का वो 25 जुलाई को अपना पदभार ग्रहण करेगा। तो 24 जुलाई से पहले ही चुनाव होना है, वो आवश्यक है। इसके लिए संवैधानिक बाध्यता भी है। संविधान का अनुच्छेद 62 ये प्रावधान करता है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव है वो मौजूदा राष्ट्रपति उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही होगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। अब यहाँ अनुच्छेद हम 54 की बात करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जो कहता है वो संविधान का अनुच्छेद कौन सा, संविधान का अनुच्छेद
54 की केवल एक बात ध्यान में रखना, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, या तो यहाँ आप एक सिंपल ध्यान में रखें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन लिखिए, एक लाइन लिखना है इसकी, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। यहाँ एक लाइन लिखें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे, राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य, राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे। यहाँ डैश लगा देना। अब उस चीज को समझना, निर्वाचक गण में कौन कौन शामिल होंगे, कौन करेंगे। तो हमारे मूल संविधान में यह प्रावधान था कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लिख लेना साथ में, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हमारे मूल संविधान में प्रावधान किया गया था, वो इतना ही किया गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य भाग लेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इतनी कहता है हमारे संविधान का भाग, संविधान का अनुच्छेद 54। अब आगे की बात समझना, इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है। यहाँ पर स्पष्टीकरण, वो बात भी ध्यान में रखना आप, एक स्पष्टीकरण जुड़ा हुआ है, स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन जो भी आप कह सकते हो। स्पष्टीकरण ये कहता है, और ये स्पष्टीकरण जोड़ा गया है वो कौन से संविधान संशोधन से, वो था ये 17 नंबर का संविधान संशोधन, यानी 17वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये कौन से वर्ष की बात है, ये वर्ष 1992 की। तो आप संविधान संशोधन जरूर ध्यान में रखना। मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया था पीएसआई एग्जाम में, तो मैंने एक क्वेश्चन रखा था, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अगस्त 2021 तक भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन पूर्ण हो चुके हैं। तो कितने संशोधन हुए हैं, 105 संशोधन है वो पूर्ण हो चुके हैं। यहाँ हम कौन से नंबर के संविधान संशोधन की बात करें, 17 यानी 70 नंबर के संविधान संशोधन। कौन से वर्ष की बात है, 1992। तो ये जो संविधान संशोधन है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 2 से संबंधित है, अनुच्छेद 54 व अनुच्छेद 55, कि जहाँ कहीं भी राज्य की बात आएगी तो राज्य शब्द में जहाँ भी राज्य की बात आएगी तो राज्य में ये भी शामिल माने जाएंगे। हालांकि ये राज्य नहीं है, ये 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं। कौन कौन से, दिल्ली जिसे राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र कहा जाता है, और दूसरा पांडिचेरी, हालांकि जिसका नाम चेंज कर दिया गया 2006 में, क्या नाम हो गया, पुदुचेरी। तो जहाँ कहीं भी राज्य की बात आएगी तो वहाँ पर दिल्ली और पांडिचेरी को भी क्या माना जाएगा, सम्मिलित माना जाएगा। एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर कि भारत में ये 2 संघ राज्य क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनमें विधानसभा दिल्ली और पुदुचेरी। तीसरा जो संघ राज्य क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर भी है, जहाँ विधानसभा का प्रावधान किया गया है। और इन दिनों जम्मू कश्मीर विधानसभा के जो परिसीमन है विधानसभा सीटों का, वो कार्य चल रहा है। परिसीमन आयोग का गठन किया जा रहा है और संभवतः 7 सीटें हैं वो विधानसभा की बढ़ा दी जाएंगे। उसके बाद निकट भविष्य में विधानसभा के क्या होंगे, चुनाव भी होंगे। आगामी वर्ष 2022 में भारत का राष्ट्रपति चुनाव है वो प्रस्तावित है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अभी तो जम्मू कश्मीर क्या है, एक संघ राज्य क्षेत्र है, और राष्ट्रपति के चुनाव से पहले यदि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं तो उनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने के लिए निश्चित रूप से यहाँ संविधान संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि 17वें संविधान संशोधन तो जुड़ा हुआ केवल दिल्ली और किससे है, पुदुचेरी से है। जम्मू कश्मीर यदि संघ राज्य क्षेत्र ही रहता है और विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में उनको यदि शामिल किया जाना है तो निश्चित रूप से संविधान में क्या होगा, संशोधन होगा। वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दूसरा ये बात भी है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वो दोबारा दिया जाएगा। देश का गृह मंत्री ये बात स्पष्ट कर चुका है कि दोबारा भी, अभी तो संघ राज्य क्षेत्र है, दोबारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति चुनाव से पहले यदि पूर्ण राज्य का दर्जा हो जाता है तो यहाँ संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं को तो पहले से हमारे मूल संविधान में ही अधिकार दे रखा है। तो ये नवीनतम बात आप जरूर ध्यान में रखना कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव को हमको पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव है वो कौन से माह में होगा, जुलाई 2022 में। 12 माह से भी कम समय वो बचा है। जुलाई 2012 में नए राष्ट्रपति का चुनाव है।
तो उससे पहले यदि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं और जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या संघ राज्य क्षेत्र है, तो उनको राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल करने के लिए यहाँ संशोधन की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। और उससे पहले संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 से संबंधित एक संशोधन जुड़ा हुआ है। वो कौन से नंबर का, वो है 17वां संविधान संशोधन। कौन से वर्ष की बात है, 1992 की। एक सिंपल बात ध्यान में रखना, जहाँ भी राज्य की बात आएगी तो वहाँ दिल्ली और पुदुचेरी को भी शामिल माना जाएगा। अब ये इतना याद नहीं रहता था, आप इसको शॉर्ट में भी याद रख सकते हो। यहाँ बात आई है किसकी, किस संसद के दोनों सदन। अब संसद के दोनों सदनों के नाम आप जानते हो, एक का नाम राज्यसभा है, एक का नाम लोकसभा है। तो संसद के दोनों सदन का मतलब राज्यसभा लोकसभा। लेकिन इनके सदस्य किस प्रकार के हैं, इनके सदस्य निर्वाचित हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो तीसरा जो है वो है विधानसभा। तो इसकी ध्यान में रखें आप। तो शॉर्ट में आप ये भी कह सकते हो कि राज्यसभा है, लोकसभा और विधानसभा, ये तीन संस्थाएं ऐसी हैं, संवैधानिक संस्थाएं, जिनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। तो लेकिन इनके सदस्य होंगे वो किस प्रकार के होंगे, सदस्य होंगे केवल निर्वाचित सदस्य। तो ये सिंपल बात आप ध्यान में रखना कि लोकसभा, आप शॉर्ट में ये कह सकते हो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, और इनके किस प्रकार के सदस्य, इनके केवल निर्वाचित सदस्य। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बात देगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। सभी की बात आ जाएगी, वो राइट नहीं होगी, कि सभी में तो नॉमिनेट भी शामिल होंगे और इलेक्टेड शामिल होंगे। यानी जो नाम निर्देशित हैं, मनोनीत हैं, वो भी शामिल होते हैं, और इलेक्टेड या जो निर्वाचित हैं वो भी। लेकिन केवल निर्वाचित सदस्यों, जो इलेक्टेड मेंबर हैं, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो ये बात आप स्पेशली ध्यान में रखना। जो इलेक्टेड है कैंडिडेट, वो ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर। एक क्वेश्चन बनता है शानदार यहाँ पर। एक तो ये कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखना आप। और दूसरा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली व पुदुचेरी, दिल्ली व किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली व पुदुचेरी दो संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के, दो संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किए गए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किए गए। तो इतनी सी बात आप ध्यान में रखना। आंसर मेरे हिसाब से दोनों मिल गए होंगे। ये पूछे कौन भाग लेते हैं, तो ये ए और बी पॉइंट वाली बात ध्यान में रखना। एक संशोधन की बात आई है तो वो 17वां संविधान संशोधन है। शॉर्ट में इतनी बात याद नहीं रहे, इतना ध्यान में रख लेना जो साइंस के स्टूडेंट है, कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, लेकिन इन तीनों के सदस्य हैं वो किस प्रकार के हों, उनके सदस्य किस प्रकार के निर्वाचित, केवल निर्वाचित सदस्य ही क्या लेंगे, वोट डालने का अधिकार रखते हैं। एक क्वेश्चन है आईएएस की एग्जाम में पूछा हुआ है, आईएएस में 1993 में एक क्वेश्चन आया था। ध्यान से सुनना उस क्वेश्चन को और आप अनुमान लगाना कि क्या इसका आंसर है वो हो सकता है। क्वेश्चन आया था इस प्रकार से, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। अब राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें, यदि वो विधानसभा, राज्य का मुख्यमंत्री अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का मुख्यमंत्री किस सदन का सदस्य है, विधानसभा का, तो वोट डालेगा। लेकिन किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस कंडीशन में राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकारी नहीं होगा, वो बात सुनना आप। आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, ये 4 ऑप्शन है, यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, या उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष है, या फिर वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो, या फिर वो राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। ये 4 कंडीशन दी गई हैं। तो किस कंडीशन में राजस्थान का मुख्यमंत्री वोट नहीं दे सकता राष्ट्रपति के चुनाव में, तो आप एक ही बात ध्यान में रखना, यदि वह राज्य विधानमंडल का क्या हो, उच्च सदन का सदस्य हो। हालांकि राजस्थान में विधानमंडल का उच्च सदन है नहीं, लेकिन बनने की बात चल रही है। उच्च सदन का मतलब विधान परिषद, तो विधान परिषद का सदस्य यदि है, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, ये उदाहरण भी हमारे सामने है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो किस सदन के सदस्य हैं, वो विधान परिषद के सदस्य हैं। तो विधान परिषद का सदस्य होने के नाते वो 2022 के चुनाव में क्या नहीं डाल पाएगा, वोट नहीं डाल पाएगा। हालांकि उससे पहले उसके चुनाव हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के, तो ये जरूर आप ध्यान में रखें। ये क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है एग्जाम में, पूछा हुआ क्वेश्चन आईएएस की एग्जाम में। ठीक है भाई, आज का इतना ही है, आप ये जरूर ध्यान में रखें।
पढ़ाना तो बहुत कुछ था, लेकिन जब तक लाइव क्लास अपनी नहीं आएगी तब तक मुझे पता नहीं आप लोगों के कौन सा तरीका है वो समझ में आ रहा है, मैं सीधा पढ़ाऊँ वो तरीका समझ में आए या मैं आपको साथ के साथ लिखाता चलूँ वो तरीका समझ में आए। ये बात तो कब क्लियर हो पाएगी, जब आप लोग लाइव जुड़ोगे तब पता चलेगा। नहीं तो मुझे पढ़ाना तो और भी कुछ था, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति पढ़ानी थी, विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य ज्ञात करने का, संसद के सदस्यों का मत मूल्य ज्ञात करने का, न्यूनतम कोटा ज्ञात करने का, एक काल्पनिक उदाहरण बताना था आपको, भारत में निर्वाचन की पद्धति बतानी थी, राष्ट्रपति का कार्यकाल बताना था। बहुत सारे मुद्दों पर आज हमें चर्चा करनी थी, लेकिन आज मैं केवल आपको यह थी कि बढ़ाऊंगा। एक आपकी मैं जरूर आपको कहना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, आप कम से कम 1000 तक ये संख्या पहुंचा दो। जब 1000 सब्सक्राइबर अपने हो जाएंगे तो मेरी क्लास है वो लाइव आनी प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद मुझे चिंता नहीं है, चाहे 5 स्टूडेंट पढ़े या 10 पढ़े या 15 पढ़े, उसकी चिंता नहीं है। तब तक के लिए मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, ताकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। 309 आज तक हो गए हैं, 309 हो गए हैं, हमें 700 के लगभग की और आवश्यकता है। तो फिर मैं आप लोगों से लाइव आ जाऊंगा और हमारा शाम का टाइम रहेगा 7 से और 8 का टाइम। अब तो बहुत सारे स्टूडेंट अपने से जुड़ सकते हैं, राजस्थान पुलिस की बात यदि आए या फिर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की बात आए, क्योंकि विज्ञप्ति बहुत जल्दी आ जाएगी। तो आपकी ये सेवा रहेगी, 5-7 दिन का समय है। अगली क्लास मेरी रहेगी वो 8 नवंबर के बाद ही रहेगी। तब तक दीपावली की छुट्टियां हो रही हैं, तो आने वाला जो पर्व है दीपावली, उसकी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप है ना व्यक्तिगत रूप से अपने दोस्तों को बोलें, मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा आपको, ये मेरा अपने आप से भी वादा है और ये मैं आपसे भी वादा करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।